हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र। ये एक मैंने छोटा सा प्रयास किया है सामाजिक विज्ञान के विषय को आसान बनाने के लिए। इसमें आपको सभी क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, सिर्फ हरियाणा बोर्ड में 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। पहले आपको सारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी और उसके बाद आपको इसके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिर्फ वो करवाए जाएंगे। तो होपफुली ये आपके लिए फायदेमंद होगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ का ये दूसरा अध्याय आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र इसको शुरू करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में इस अध्याय को मोटे मोटे 5 हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है। इन 5 हेडिंग्स को आपको सीक्वेंस में समझने की आवश्यकता है। तो क्षेत्र का मतलब क्या है? क्षेत्र का मतलब होता है कि हम जब आर्थिक क्रियाओं को एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को जब हम समूहों में बांट दें तो उनको हम क्या कहते हैं? क्षेत्र। और आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? जो उत्पादन से संबंधित या जो सीमित साधनों के प्रयोग से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी क्या है? आर्थिक क्रियाएं। जो हम उत्पादन करते हैं, जो हम रोजगार प्राप्त करते हैं, अपना कार्य करते हैं, मांग करते हैं, ठीक है, अपनी आय का प्रयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो ये सारी किसमें आती हैं? आर्थिक क्रियाओं में। तो जब हम आर्थिक क्रियाओं को किन्हीं मापदंडों के आधार पर क्या करते हैं? उनको समूहों में बांट देते हैं, तो वो क्या होता है? क्षेत्र। तो पहले हमारे 3 हेडिंग्स जो हैं वो है आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र, यानी कि हम उनको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में बांट देते हैं कि उनका कार्य की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, 3 क्षेत्रों में बांट दी। फिर इन तीनों क्षेत्रों की तुलना, जो हमारा दूसरा हेडिंग है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में किस प्रकार उत्पादन और रोजगार और जो इनके ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। मान लो शुरू में प्राथमिक क्षेत्र का ज्यादा योगदान था, फिर उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, तो ये दूसरा हेडिंग। तीसरा हमारा है कि भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की क्या स्थिति है। इसके बाद हमारा जो चौथा हेडिंग है वो है संगठित और असंगठित क्षेत्र। तो अब यहां से ये एक तरीके से हम देखें तो दूसरा मान सकते हैं हम, क्योंकि ये 3 हेडिंग तो आपके इससे रिलेटेड है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से, जो कि कार्य की प्रकृति कि उसकी नेचर कैसी है उसके ऊपर बांटे गए हैं। तो संगठित और असंगठित क्षेत्र के उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को जब हम के कहां पर नियमों की पालना होती है, कहां पर नियमों की पालना नहीं होती, उसके आधार पर जब हम बांटते हैं तो वो बढ़ जाती है पूरी आर्थिक क्रियाएं संगठित और असंगठित क्षेत्र। तो यहाँ पे 3 में बांटी थी हमने, यहाँ पे 2 में बांटी। फिर हमारा 5वां टॉपिक अलग है जो उसी से रिलेटेड है। तीसरा हेडिंग में हम इसको मान सकते हैं क्षेत्र से, कि जब हम जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनका स्वामी कौन है, उनका मालिक कौन है, उसके आधार पर जब हम बांटते हैं तो ये 2 में बांटे जाते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। तो टोटल हम 5 हेडिंग्स हैं, लेकिन इनको हम 3 में मान सकते हैं कि जब हम कार्य की प्रकृति के आधार पर बांटे तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, जब हम नियमों की पालना के आधार पर बांटे तो संगठित और असंगठित, और जब हम स्वामित्व के आधार पर बांटे तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। तो अब इससे रिलेटेड आपको अलग अलग लेक्चर्स में ये सारे हेडिंग्स और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर में इस अध्याय से संबंधित 3 हेडिंग्स हमने किए थे आपकी पाठ्य पुस्तक के। आज हम 4th और 5th 2 हेडिंग्स और इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। और इसके जो लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक या 1 अंक के प्रश्न है वो आपको इससे नेक्स्ट पार्ट
3 में करवाए जाएंगे। तो पहले वाले पार्ट में जो हमने क्षेत्र को, यानी कि क्षेत्र का मतलब क्या बताया था आपको, इस वीडियो की शुरुआत में बताया गया समूह। तो आर्थिक क्रियाओं को समूहों में बांटा और उन समूहों में जो अलग अलग आधार हमने लिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लेक्चर में हमने आधार लिया था वो था कार्य की प्रकृति, कि कार्य किस प्रकार का है। आज हम जो ये यहाँ पर आधार ले रहे हैं संगठित और असंगठित क्षेत्रों के रूप में विभाजन, तो इसमें हमने आर्थिक क्रियाओं को इन दो उसमें बांटने के लिए, संगठित में और असंगठित में बांटने के लिए जो आधार लिया है वो क्या लिया है, नियमों की पालना, के नियमों का पालन होता है या नहीं होता। अगर होता है तो संगठित और नहीं होता तो असंगठित। और दूसरा स्वामित्व आधारित, कि दो में बांटा है, सार्वजनिक और निजी। यानी कि यहाँ पर हमने कौन सा आधार लिया है, स्वामित्व, यानी कि उस जो उद्योग है उस आर्थिक क्रिया का स्वामी कौन है, मालिक कौन है, मालिक कौन है। अगर सरकार है तो सार्वजनिक, और अगर कोई निजी व्यक्ति है तो निजी क्षेत्र। ठीक है, तो पहले हम करेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्र। तो जहां पर सरकारी नियमों की पालना होती है तो वो क्या है, संगठित। और उसका मतलब क्या है कि वहां पर कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी क्या है, सरकार की तरफ से न्यूनतम मजदूरी एक्ट के तहत एक मजदूरी तय की जाती है कि इससे कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। काम के घंटे कितने होंगे, जैसे सरकार ने 8 घंटे मान लो काम के घंटे तय कर रखे हैं। रोजगार सुरक्षा, कि अगर मजदूर को निकालना है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, और किसी कारण के तहत ही उसको निकालना पड़ेगा, बिना नोटिस के कारण के आप उसको रोजगार से नहीं निकाल सकते। सवैतनिक छुट्टी, कि उसको जो छुट्टी है वो भी वेतन के साथ मिलेगी। अब जो यहाँ ऐसे जहां पर कानूनों का, नियमों का पालन नहीं होता है, वो लागू नहीं होते, वो कौन सा है, असंगठित। तो भारत में कम से कम 80 से 90% के आसपास जो है वो क्या है, असंगठित क्षेत्र है। वहां पर कारखाना अधिनियम लागू नहीं होता, न्यूनतम मजदूरी नहीं होती। अगर हम गांव में देखें जो मजदूर हैं, या जो छोटे छोटे जो दुकानें हैं वहां पर जो मजदूर लगे हुए हैं, या छोटे कारखाने हैं वहां पर जो मजदूर लगे हुए हैं, तो वहां पर उनको कितनी मजदूरी मिल रही है उसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वो असंगठित क्षेत्र है। काम के घंटे वहां 8 की बजाय क्या पता 10 करवा लें, क्या पता 12 करवा लें। रोजगार सुरक्षा, क्या पता बिना नोटिस के उनको निकाल दें, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। एक मजदूर को बेचारे को बिना उसके नोटिस के निकाल दिया तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। सवैतनिक छुट्टी नहीं मिलेगी आपको अगर आप काम पे आ रहे हो, ठीक है, तो उसी दिन का आपको पैसा मिलेगा। जिस दिन आप काम पे नहीं जा रहे तो उसका आपको कोई भी जो मेहनतनामा है वो नहीं मिलेगा। तो ये है संगठित और असंगठित क्षेत्र। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में क्या है कि ज्यादातर जो क्षेत्र है हमारा वो क्या है, असंगठित है। तो यहाँ पर सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है कि इन मजदूरों की किसी न किसी प्रकार से सुरक्षा करे, इनके रोजगार की सुरक्षा करे या इनकी आय की सुरक्षा करे। तो अब सरकार जैसे बहुत से वो प्रोग्राम चला रही है, इनको क्या करती है, वो कुशलता प्रदान करती है, इनकी ट्रेनिंग करती है मजदूरों की, ताकि ये कोई अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकें। और तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक नई स्कीम, एक नई योजना प्रारंभ की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। इसके अंतर्गत एक असंगठित क्षेत्र के मजदूर के 60 वर्ष आयु पूरे होने पर उसको लगभग 3000 रुपये न्यूनतम मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, उसको कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी, कर सकता है। तो सरकार इस प्रकार से उनको ट्रेनिंग देके उनकी पेंशन वो बहाल करके या उनकी पेंशन सुनिश्चित करके उनकी मदद कर रही है। उसके बाद स्वामित्व आधारित क्षेत्र, तो सरकार, तो जहां पर सरकार मालिक है वो सार्वजनिक, जहां पर व्यक्ति है वो निजी। अब ज्यादातर लोग कहते हैं भाई निजी बहुत बढ़िया है,
निजी क्षेत्र वहां पर बढ़िया सर्विस मिलती है, तो इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र का कोई ज्यादा यूज नहीं है क्योंकि वहां पर सर्विस अच्छी नहीं मिलती। लेकिन अब एक प्रश्न ये उठता है कि भाई फिर सार्वजनिक क्षेत्र जरूरी है भी या नहीं, जरूरी है या नहीं, क्या कहेंगे? तो यहां पे इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ये बहुत जरूरी है सुरक्षा के लिए। अब देश को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? पुलिस के लिए। अगर सरकार ना हो, पुलिस ना हो तो कितने क्राइम बढ़ जाएंगे। सेना नहीं होगी तो कोई दूसरा देश हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। प्रशासन, हम कोर्ट में जाएंगे, अगर हमारे को किसी से कोई झगड़ा हुआ, किसी ने हमारे साथ गलत किया, तो हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में। ठीक है, तो कोर्ट में जाके हमारी सुनवाई होगी। तो ये सारी जो चीजें हैं कौन प्रोवाइड करवा रहा है? सार्वजनिक क्षेत्र। इसके साथ ही जैसे शिक्षा, अब बहुत से जो गरीब बच्चे हैं, परिवार हैं, वो निजी स्कूलों का जो खर्च है वो नहीं उठा सकते, तो यहाँ सरकार उन बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही है। तो यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य, तो बहुत से जो लोग हैं वो निजी हॉस्पिटल्स में जाके, अस्पतालों में जाकर अपना इलाज नहीं करवा सकते, तो सरकार अपने अस्पतालों में उनको सेवाएं देकर उनका इलाज कर रही है। इसी प्रकार जैसे कि महामारी, ठीक है, प्राकृतिक महामारी या मनुष्य जनित महामारी, ठीक है, तो उसमें भी सार्वजनिक क्षेत्र ही। अब हम कोविड के इससे समझ सकते हैं, कोविड-19 बीमारी इस टाइम चल रही है, तो इससे हम इसको समझ सकते हैं कि अब जो सरकार ही या सार्वजनिक क्षेत्र ही है जो कोविड-19 बीमारी से लड़ रहा है, चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस हो, या घर घर जाकर जो शिक्षक है वो राशन बांट रहा है या लोगों को जागृत कर रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र तो अपना घर पे बैठा है, तो यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र भी बहुत जरूरी है। निजी क्षेत्र के कुछ अपने फायदे हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के जो महत्व है उसको हम नकार नहीं सकते। तो इस प्रकार ये आपका टोटल चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो पीडीएफ से करवा दिए जाएंगे, और उस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आज हम करेंगे आर्थिक क्रियाओं को अलग अलग समूहों में बांटने के लिए जो दो अलग आधार हैं, जैसे कि एक तो स्वामित्व के आधार पर और एक नियमों की पालना के आधार पर, तो उनसे संबंधित आज हम प्रश्न करेंगे। तो पहला है हमारा, संगठित क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? तो जिन कार्य स्थानों में रोजगार की अवधि नियमित होती है और लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। इन उद्योगों को सरकार के नियमों तथा कानूनों के दायरे में काम करना पड़ता है। तो यानी कि हमारा जो दूसरा क्या था, एक मापदंड था कि नियमों की पालना होती है या नहीं। तो अगर नियमों की पालना होती है तो संगठित, अगर नहीं होती तो असंगठित। तो दूसरा प्रश्न क्या है? असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? इस क्षेत्र में सरकारी नियमों व उपनियमों का पालन नहीं होता तथा रोजगार भी अस्थायी होता है। ठीक है, कभी भी आपको काम से निकाला जा सकता है। तीसरा प्रश्न, अदृश्य या छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो ये पिछले वैसे लेक्चर में कवर हो चुका है। अदृश्य बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें किसी काम में आवश्यकता से अधिक संख्या में लोग लगे रहते हैं। तो वो काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन वो कोई भी काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि अगर उनको काम से हटा लिया जाए तब भी उत्पादन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, उत्पादन कम नहीं होता। चौथा, उद्योगों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर कीजिए। तो अब ये कौन सा तीसरा जो मापदंड है जिसके द्वारा हम आर्थिक क्रियाओं को अलग अलग समूहों में बांटते हैं, तो ये हमारा तीसरा मापदंड आ गया कि स्वामित्व के आधार पर हम आर्थिक क्रियाओं को कौन से दो बड़े समूहों में बांट सकते हैं। तो आधार पर वर्गीकरण कीजिए या उद्योग, निजी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग में अंतर कीजिए।
तो ये दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दोनों प्रकार से हम इसकी जो वो है स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। तो पहला पार्ट पूछा है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। उसके बाद नीचे है लिखेंगे हम, तब ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अगर ये पूछता है कि इनमें क्या अंतर, तो यहाँ से लिखेंगे, निजी क्षेत्र के उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में निम्नलिखित अंतर होता है। तो पहला अंतर, निजी क्षेत्र के उद्योग, इस क्षेत्र के उद्योगों पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है। एक व्यक्ति अपना काम शुरू करेगा, उसी का उसके ऊपर नियंत्रण होता है, वही उसका स्वामी होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में क्या होता है, इस क्षेत्र के उद्यम पर सरकार या उसके अधीन किसी संस्था का स्वामित्व होता है। दूसरा पॉइंट, इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जो भी काम करेगा वो लाभ के लिए करेगा, ठीक है ना। समाज की सेवा के लिए तो कोई व्यक्ति अपना कारोबार शुरू नहीं करता, लेकिन सरकार के उसके उद्यम का क्या उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, यह वस्तु के उत्पादन की मात्रा तथा मूल्य स्वयं निर्धारित करते हैं, ठीक है। वही उसकी क्वालिटी निर्धारित करेंगे, कितना उसका मूल्य होगा और कितनी वो मात्रा में उसका उत्पादन करेंगे। लेकिन इसमें कौन करेगा, सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, मूल्य भी और मात्रा भी। उदाहरण क्या है, चौथा पॉइंट, टाटा स्टील, रिलायंस, ठीक है, टाटा, बिरला, कुछ भी लिख दो, जो आपको बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम पता है। और इसमें क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या हम रेलवे भी लिख सकते हैं, रेलवे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे निजी और सार्वजनिक उद्यम। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है पांचवा, संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें। तो इससे पहले हमने किया था कि नियमों की पालना होती है नहीं होती, तो उसके आधार पर जो आर्थिक क्रियाएं वो दो भागों में बांटी जा सकती हैं, संगठित और असंगठित। अब उन्हीं में क्या रोजगार की स्थितियाँ हैं, उनकी तुलना हमें करनी है। तो पहले संगठित और फिर असंगठित। श्रमिक नियमित रूप से मासिक वेतन पाते हैं, अब मंथली इनकम होगी उनकी, वेतन मिलेगा उनको। उसमें अगर मान लो छुट्टियां भी होती हैं, ठीक है, महीना 30 का होता है या 31 का होता है या 28 का होता है, तो उसको एक जैसी ही वेतन मिलेगा, उसको दिनों के हिसाब से वेतन नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, दैनिक मजदूरी, जितने दिन काम किया, एक दिन काम किया, उस दिन की मजदूरी आपको मिल गई। दूसरा, श्रमिक निश्चित घंटे काम करते हैं, भाई जैसे बताया जाता है 8 घंटे, लेकिन इसमें निश्चित घंटे काम नहीं होता। क्या पता आपसे 10 घंटे काम करवा लिया जाए, ठीक है, क्या पता आपसे बेगार करवा ली जाए। बेगार क्या होती है, जब हमने उसमें हिस्ट्री में किया था कि बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना। तो तीसरा, श्रमिकों को एक नियुक्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे आप गवर्नमेंट नौकरी में लगोगे या किसी प्राइवेट में लगोगे तो आपको एक लेटर दिया जाएगा कि आप यू कैन ज्वाइन, लेकिन इसमें कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता, किसमें, असंगठित में। चौथा, संगठित क्षेत्र में लोगों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, आपको बिना नोटिस के, बिना कारण के, मन मर्जी से कभी भी निकाला नहीं जा सकता, उसका कोई ना कोई प्रॉपर तरीका होता है आपको निकालने का। लेकिन असंगठित क्षेत्र में लोगों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। पांचवा, संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को कई सुविधाएं जैसे पीने का साफ पानी, ठीक है, क्या पता पंखे वगैरह की या कूलर की या एसी की भी सुविधा हो, बैठने की अच्छे सुविधा हो। लेकिन असंगठित क्षेत्र में इन सुविधाओं की कोई गारंटी नहीं होती, इनका लगभग अभाव ही पाया जाता है। कोई अच्छे बैठने की, कोई पंखे, कूलर, क्या पता इनकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट ना हो। छठा, संगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन वगैरह दी जाती है, ठीक है ना, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, जो भी संगठित होगा, हर महीने कुछ ना कुछ आपके पेंशन खाते में वो जो आपका मालिक होता है उसकी तरफ से डाला जाता है, कुछ आपका हिस्सा होता है, कुछ मालिक का हिस्सा होता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन की सुविधा प्राप्त नहीं होती। उसके बाद छठा प्रश्न,
क्या सार्वजनिक क्षेत्र का होना आवश्यक है? सरकार की भूमिका को ध्यान में रखते हुए उत्तर की पुष्टि करें। तो अब बहुत से जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई निजी क्षेत्र बढ़िया है, वहाँ पे बढ़िया क्या मिलती है, सुविधाएं मिलती है, बढ़िया हॉस्पिटल में जाओ, अच्छे निजी स्कूल में जाओ पढ़ने के लिए, तो सार्वजनिक क्षेत्र की जरूरत ही कुछ नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन के द्वारा हम समझेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र की भी ज़रूरत है। निजी क्षेत्र ठीक है अपनी जगह पे, उसके कुछ मतलब कि अच्छी बातें हैं निजी क्षेत्र की, लेकिन हम सारा कुछ निजी क्षेत्र के उस पर भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमें अपना सार्वजनिक क्षेत्र भी अति आवश्यक है। पहला, यह बहुत सी ऐसी सेवाएं प्रदान करता है जिसकी सारे समाज को आवश्यकता होती है, जैसे पुलिस, रक्षा, परिवहन आदि। अब अगर पुलिस नहीं होगी तो क्या समाज ठीक तरीके से चल पाएगा? रक्षा, दूसरे जो दुश्मन राष्ट्र हैं उनसे हमारी रक्षा कौन करता है? सार्वजनिक क्षेत्र। परिवहन की सुविधाएं कौन प्रदान करता है? सार्वजनिक क्षेत्र। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि जन कल्याण होता है। तो ये लाभ की दृष्टि से काम नहीं करते, ये करती है कि समाज के संसाधनों का प्रयोग सभी के लिए किया जाए। तीसरा, बहुत सी सुविधाएं जैसे सस्ती कीमतों पर जनता को उपलब्ध ये सरकार करवाती है, जैसे सड़कें, पुल, रेलवे, बिजली आदि। अब मान लो जो निजी कंपनी है वो पुल बना दे, तो आपको पुल पे जाने नहीं देगी जब तक कि आप पैसे नहीं दोगे, वो वहाँ पे टोल लगा देगी। लेकिन सरकार हर जगह पे तो टोल नहीं लगाती, बहुत सी सुविधाएं जो हैं वो आपको बहुत कम कीमत पर या मुफ्त में प्रदान करती है। चौथा, इसके अतिरिक्त सरकार राशन की दुकानों के तहत लोगों को अनाज सस्ती दरों पर बेचती है। हम देखते हैं हर महीने मिलता है हमें, ठीक है ना, 5-5 किलो हर व्यक्ति को मिलता है। 2 रुपये किलो गेहूं के हिसाब, 2 रुपये हिसाब से गेहूं और 1 रुपये शायद 1 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं और 2 रुपये के हिसाब से चावल। पाँचवां, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी अति आवश्यक सेवाएं भी सार्वजनिक क्षेत्र का ही मुख्य दायित्व होती हैं। अगर सभी निजी स्कूल होते तो जो बहुत से गरीब बच्चे हैं जिनके पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं है, वे पढ़ ही नहीं पाते। अब आपको जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सस्ती किताबें या मुफ्त किताबें, वर्दी, ठीक है, और बहुत कम फीस पर स्कूल की जो सारी सुविधाएं हैं वो आपको प्रदान की जाती हैं। छठा, प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी, अब जैसे आजकल कोविड-19 आया हुआ है आदि के समय सरकारी क्षेत्र ही उनसे समन्वय तरीके से लड़ सकता है, ठीक है ना। ये सरकारी डॉक्टर, नर्सें ही हैं जो आज उस बीमारी के सामने खड़े हैं। सातवां, सीमावर्ती तथा दुर्गम इलाकों में सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ पर जो दूर जो इलाके हैं वहाँ पर कम जनसंख्या है तो वहाँ निजी कंपनियाँ अपनी सेवाएं नहीं देती, क्योंकि उनको वहाँ पे लाभ नहीं होता। तो वहाँ पे कौन देता है? जाके सरकारी संस्था है जो वहाँ पे जाके सेवाएं प्रदान करती है। आठवां, भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में अधिकतर लोग गरीब हैं, वहाँ लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बहुत ज़रूरी है। हम निजी कंपनियों के भरोसे अपनी जनसंख्या को नहीं छोड़ सकते। 9th, विकास की प्रारंभिक अवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र आधारिक संरचना जैसे परिवहन तथा संचार, ऊर्जा, लौह इस्पात, वित्त प्रदान करके निजी क्षेत्र के विकास में सहायक होता है। अब शुरू में तो निजी क्षेत्र के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो बड़े बड़े बांध बना दे, बड़े बड़े जो नहरें हैं उनको शुरू कर दे या बड़े कारखाने लगा ले, ठीक है। तो उस समय क्या है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है वही निजी क्षेत्र को वो सुविधाएं प्रदान करता है कि निजी क्षेत्र भी धीरे धीरे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है वो शुरू करने लगे। तो इस प्रकार ये आज हमारे जितने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हैं। इससे संबंधित जो PDF है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जैसे आपको दिया गया है या इस PDF में करवाया गया है वैसे ही आप अपनी कॉपी में लिखकर उसको याद कर लें। धन्यवाद।